चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हमारी 229वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बच्चों से संबंधित विषयों पर लगातार आपके समक्ष बातचीत करते आ रहे हैं। नवंबर के हमारे सारे विषय बालकों से संबंधित उनके स्वास्थ्य को लेकर होने वाली परेशानियों पर डेडिकेटेड है। इसी क्रम में आज हम फिर एक बार आपके समक्ष इसी विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अवनी श्रीवास्तव खरे, MBBS MD पैथोलॉजी, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर लाल पैथ लैब। मौसमी बीमारियां जो सीजनल डिजीज हमको बोलते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, उन सबको लेकर के वास्तव में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, खासकर साइंटिफिक तरीके से अगर हम बात करें तो लैब में उनकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है और उनके क्या कॉमन ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अवनी श्रीवास्तव को। मेरी आवाज सुनाई दे रही है डॉक्टर अवनी श्रीवास्तव जी? ओवर टू यू। हाँ जी सर जी। सबसे पहले नमस्ते सबको, गुड इवनिंग ऑल। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ मैडम, आपको ही बोलना है, बाकी सबके माइक म्यूट रहेंगे, बाद में चालू करेंगे। आप स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है, ठीक। गुड इवनिंग ऑल। सबसे पहले तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो सीजनल वेरिएशंस दिया गया है। सीजनल वेरिएशंस में हम कैसे बच्चे को जो फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार जो भी होता है उसमें हम कैसे सावधानी रख सकते हैं और उसमें हमको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए। तो इस टॉपिक पे ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर के कि सर ने मुझे चूज किया अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले सीजनल वेरिएशन में हम आते हैं, तो हम 4 सीजन्स में इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। इनकी इन जो ये जो बीमारियां हैं बच्चों की, हम 4 सीजन्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले समर, विंटर, रेनी और स्प्रिंग सीजन। तो सबसे पहले हमारा विंटर सीजन से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि एक हेल्दी सीजन बोलते हैं हमारे पैथोलॉजिकल लैंग्वेज में, क्योंकि इस सीजन में बच्चे सबसे कम मतलब बीमार पड़ते हैं। जो मेन कॉमन कॉजेज होते हैं बच्चों के बीमार पड़ने के विंटर सीजन में, वो इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मतलब सर्दी और सोर थ्रोट, खांसी, सर्दी खांसी और सर्दी खांसी की वजह से बुखार। तो ये इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शंस होते हैं बच्चे को, जिसके कॉजेज जो एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं जिसको। अगर 1 से 2 वीक्स में है तो उसे ASOM बोलेंगे, एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अगर 2 से 6 वीक्स में है तो उसे हम क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे। इसमें बच्चे को कान में दर्द होगा और सर्दी खांसी की वजह से, अगर बच्चे का इम्यूनिटी कम है तो कभी कभी ईयर्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ईयर में जो मिडिल ईयर होता है उसका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें परफोरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें भी आपको मतलब कान में भी दर्द होगा, फीवर भी होगा और सर्दी खांसी भी होगी। इसके अलावा सोर थ्रोट होता है बच्चे को, खांसी होती है और गले में उसके इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके अनेक कॉजेस हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं। इसके अलावा विंटर सीजन में जो कॉमन होता है वो ड्राई स्किन होता है, जिसके बच्चों की स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। अगर कोई सीजनल वेरिएशन, बच्चे को अस्थमा है तो अस्थमा के बूट्स आ सकते हैं, उसको अस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं। तो विंटर सीजन में ये कॉमन डिजीजेस हैं। फिर हम रेनी सीजन की तरफ आते हैं। रेनी सीजन इज प्रोन फॉर डिजीजेस। बच्चे को सबसे ज्यादा डिजीजेस जो होती हैं वो रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच में होती है। और ये जो मौसमी, ये जो बदलाव होता है, इसमें बच्चे को सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं बच्चे। तो रेनी सीजन में मोस्ट कॉमन आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड। इसके अलावा आपका डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, मलेरिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और आपका फीवर किसी भी वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट
ये आपके रेनी सीजन में बहुत कॉमन होते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन है जो बच्चे को किसी भी सीजन में हो सकता है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, जिसमें बच्चे का पेट खराब हो जाता है, नौजिया, वॉमिटिंग आती है। अगर बच्चे ने बाहर का कुछ खा लिया है, कोई कंटेमिनेटेड फूड है, बहुत दिनों से रखा हुआ पैक्ड आइटम है, एक्सपायर हो गया है, वो बच्चे ने ले लिया है, तो उसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ जाता है। तो ये हमारे जीआई कॉजेज में आता है। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रीट फूड, वॉमिटिंग, नौजिया, फूड पॉइजनिंग, स्टमक एक, डिहाइड्रेशन, ये सारे कॉजेज होते हैं। तो इसका मेन कॉज है वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स। वायरस में मोस्ट कॉमन वायरस जो बच्चे में बच्चों को जो इफेक्ट करता है वो रोटा वायरस होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन इकोलाई, और पैरासाइट्स में कोई भी पैरासाइट जो अगर बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसको इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये तो आपके रेनी सीजन के कॉजेज हो गए। स्प्रिंग सीजन हेल्दी सीजन होता है जिसमें बच्चा बाहर खेलने जाता है, तो उसमें एलर्जी के या स्किन रैशेज और इन सब के कॉमन आपको मिल सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं जो किसी भी सीजन में हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली वो रेनी सीजन में होते हैं, जिसमें बच्चे का दो मोस्ट कॉमनली होते हैं, एक ब्रोंकाइटिस और दूसरा ये आपका निमोनिया। तो आपने ध्यान नहीं दिया और बच्चे को बहुत दिनों से सर्दी खांसी थी और आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो उसके बाद एकदम से दिखाया और बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो इसलिए निमोनिया बहुत कॉमन कॉज है, बच्चे को ठंड लग गई। तो ये ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, ये दो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं जो बच्चों में बहुत कॉमनली होते हैं। फिर आ जाते हैं हम समर सीजन में। समर सीजन में मोस्ट कॉमन जीआई इन्फेक्शंस, बाहर का खाने से बच्चे को नुकसान होता है। इसके बाद फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो ज्यादा स्वेटिंग होती है, ज्यादा स्वेटिंग होती है तो फंगस को एनवायरमेंट मिलता है ज्यादा ग्रो करने का, तो फंगल इन्फेक्शंस इसलिए समर्स में ज्यादा होते हैं। फंगल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली आपका कैंडिडा होता है। तो कैंडिडा आपका डाइपर रैशेस, डाइपर्स की वजह से जो रैशेस हो जाते हैं उसमें कैंडिडा मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा टीनिया, टीनिया एक फंगस है जिसमें टीनिया नाइग्रा, टीनिया कॉर्पोरिस, ये सब होते हैं, जिसकी वजह से बालों में इन्फेक्शन हो जाता है, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन में हो सकता है, एक एथलीट फुट बोल के बोलते हैं तो पैर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद डिहाइड्रेशन, तो ज्यादा स्वेटिंग होती है, वाटर डिप्लेशन होता है, पानी की कमी होती है, बच्चे को ज्यादा प्यास लगती है, बच्चा फटीक होता है, डिसोरिएंटेड, इरिटेबल रहेगा, उसकी आंखें संकिन रहेगी, तो ये डिहाइड्रेशन भी कॉमन है समर्स में। इसके अलावा एक सनबर्न और सन स्ट्रोक हो सकता है। सनबर्न, सन स्ट्रोक में बच्चे को हेडेक रहेगा, डिजीनेस रहेगी, रेड स्किन और ब्लिस्टर्स रहेंगे, मसल क्रैम्प्स रहेंगे, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, उसको बुखार, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है एंटेरोवायरस। तो ये सारे हमारे सीजनल कॉजेज हैं बच्चों के बीमार पड़ने के। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस समर, विंटर, रेनी और स्प्रिंग सीजन के। समर के मैंने जैसे आपको बताया, जीआई इन्फेक्शंस, डिहाइड्रेशन, फंगल इन्फेक्शन, सनबर्न, फूड पॉइजनिंग। इसी तरीके से विंटर के इन्फ्लुएंजा, ईयर इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जॉइंट पेन या अस्थमा या ड्राई स्किन। रेनी सीजन, मल्टीपल कॉजेस, कैन बी एनी कॉजेस, स्टार्टिंग विद फीवर पैनल। फीवर में आपका आ जाएगा डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, लेप्टोस्पाइरस, स्क्रब टाइफस, टाइफॉइड, मलेरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो ये सारे कॉजेस आ जाते हैं। फिर स्प्रिंग सीजन में एलर्जी मोस्ट कॉमन कॉज, इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया कॉमन कॉजेस होते हैं। तो ये आपके मेन कॉजेस हो गए।
तो इसमें आपको सबसे पहले तो बहुत केयरफुल रहना है कि आप अपना जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ठंड पड़ रही है तो बच्चे को ठंड से बचाएं। अगर रेनी सीजन है तो बच्चे को इन चीजों से बचाएं कि बच्चा भीगे नहीं, बच्चा उन लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए जिनको ऑलरेडी सर्दी खांसी बुखार है। फिर अगर समर सीजन में है तो बच्चा ज्यादा धूप में नहीं जाए, उसको लू लगने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर स्प्रिंग सीजन है जो कि हेल्दी सीजन होता है जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा जा रहा है तो उसमें इंसेक्ट बाइट के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि हम उनको अच्छा सीजन है, बच्चा ज्यादा खेलने खेलने बाहर जा रहा है तो ऐसे केसेस ज्यादा आते हैं कि बच्चा खेलने गया था, ध्यान नहीं दिया, इंसेक्ट बाइट और एलर्जी या फिर किसी तरीके का सन रैशेस या कुछ इस टाइप का। तो इस चीज पर आप ध्यान दें। फिर हम एकदम कॉमन अप्रोच पर आते हैं, लैब डायग्नोसिस की आप क्या टेस्ट कराएं इसमें। तो लैब अप्रोच हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो हम फीवर को अलग कैटेगराइज कर देते हैं कि फीवर अगर है तो फीवर के अनेक कॉजेज हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो फीवर में हम हमेशा बेसलाइन ट्रीटमेंट पर ही जाएंगे। तो सबसे पहले फीवर पैनल में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले सीबीसी, जिसमें हम अपना कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट में 5 चीजें हैं होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लो है तो बच्चा अनीमिक है, मींस अनीमिक। फिर अगर 6 से हीमोग्लोबिन कम है या बेसिक से तो सीवियर अनीमिया है बच्चे को। तो उसमें बच्चा की इम्यूनिटी कम होगी और हमको आयरन के सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन अगर लो है तो उसको कैटेगराइज करते हैं सीवियर अनीमिया, माइल्ड अनीमिया एंड मॉडरेट अनीमिया। इफ लेस देन 6 हीमोग्लोबिन, सीवियर अनीमिया। इफ 6 to 9, मॉडरेट अनीमिया। इफ 9 to 11, माइल्ड अनीमिया। तो इस तरीके से बच्चे का रहता है। इसके बाद सीबीसी में अगला पैरामीटर हमारा आता है डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट बच्चे का 15 से 19 के बीच में रहना चाहिए। 15, 17, 19 बढ़ा हुआ रहता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। एडल्ट में हम लेते हैं 4000 to 11,000, लेकिन बच्चों के काउंट जो रहते हैं वो थोड़े बढ़े हुए रहते हैं। तो वो नॉर्मल है, बच्चों के एज के हिसाब से बच्चों के काउंट्स अलग अलग रहते हैं। जैसे बच्चा बहुत छोटा है तो उसके काउंट्स 19,000 तक हम नॉर्मल लेते हैं। थोड़ा सा और मंथ्स में या ईयर्स में बड़ा हुआ तो उसको हम अप टू 15 to 18,000 लेते हैं। तो वो उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। इसके बाद अलग अलग मशीनों में भी कुछ पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, बट एक बेसिक पैरामीटर यही है कि बच्चों में माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस रहता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। लेकिन वो बहुत मोर देन 20 है अगर, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि क्या कॉज है कि आपका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है। इफ इट इज मोर देन 50,000 देन इट इज अप इन अ पैनिक रेंज, कि अब आपको सोचना पड़ेगा कि कोई हिमेटोलॉजिकल कॉज हो सकता है जब भी इतना बढ़ के आपका हीमोग्लोबिन आया है, ये आपका डब्ल्यूबीसी काउंट आया है। फिर डब्ल्यूबीसी काउंट के अंदर देर आर 4-5 पैरामीटर्स। पहला न्यूट्रोफिल काउंट, फिर आपका लिम्फोसाइट काउंट, फिर आपका ईस्नोफिल काउंट, फिर बेसोफिल काउंट। तो न्यूट्रोफिल काउंट अगर आपका बढ़ा हुआ है इसका मतलब बच्चे को एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब जस्ट अभी अभी इन्फेक्शन चालू हुआ है और उसका जो मेन कॉज होता है वो बैक्टीरियल कॉज होता है। तो एक्यूट इन्फेक्शन मतलब अभी क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं है, विद इन लास्ट 1 to 2 वीक से ही है, उसको हम एक्यूट इन्फेक्शन में काउंट करते हैं। तो जब भी आपके न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं दैट इज अकाउंटेबल फॉर द एक्यूट इन्फेक्शन। if your neutrophil count is decreases that comes in the neutropenia। तो एक साइक्लिकल न्यूट्रोपीनिया भी बच्चों में पाया जाता है कि उनका न्यूट्रोफिल काउंट कम ही है। तो आप उस टाइम डॉक्टर को कंसल्ट करें कि आपके न्यूट्रोफिल काउंट कम क्यों है। तो इसके बाद आपका आता है लिम्फोसाइट काउंट। लिम्फोसाइट काउंट अगर इंक्रीज है इसका मतलब बच्चे में वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा डेंगू में लिम्फोसाइट काउंट कभी कभी इंक्रीज होता है, या फिर कोई कैंसर वगैरह या फिर कुछ ऐसा ज्यादा अगर लिम्फोसाइट काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उसके बारे में अपन सोच सकते हैं, बट वो अनकॉमन कॉजेज है, वो सीजनल वेरिएशन में नहीं आते।
फिर इसके अलावा एटिपिकल लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक वायरोसाइट्स होते हैं। जैसे जो डेंगू फीवर होता है, अगर आप उसका पेरिफेरल स्मेयर देखो, अगर आप उसमें माइक्रोस्कोपी अगर हम उसका देखें, माइक्रोस्कोप से अगर हम उस लिम्फोसाइट को देखें तो उसमें वायरल चेंजेस आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे को डेंगू फीवर है और उसके लिम्फोसाइट काउंट भी ज्यादा आ रहे हैं, 40 से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उसका पेरिफेरल स्मेयर करा सकते हैं। पेरिफेरल स्मेयर में हम माइक्रोस्कोपी देखेंगे और वायरल कॉजेस की वजह से उसमें उस लिम्फोसाइट में क्या चेंजेस आए हैं ये देखेंगे। अगर उसमें वायरोसाइट्स मिलते हैं तो इट इज एन इंडिकेटिव ऑफ डेंगू फीवर और एनी वायरल इन्फेक्शन, बट मोस्ट कॉमनली इट कैन बी सीन इन डेंगू फीवर। सो इसीलिए आपको पीएस कराना चाहिए, पेरिफेरल स्मेयर। इसके बाद मोनोसाइट्स, मोनोसाइट काउंट दो तीन चीजों में बढ़ते हैं। एक तो मोनोसाइटोसिस जो कि अनकॉमन कॉज है, कि वो अनकॉमन है, बच्चों में नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस में बढ़ सकता है, मलेरिया में बढ़ सकता है मोनोसाइट्स। तो ये दो कॉजेज हैं जो बच्चों में कॉमन होते हैं, एक टीबी और एक मलेरिया। but TB and malaria are not seasonal causes. Malaria is seasonal, but TB is not seasonal. फिर हम eosinophils are increased in allergy. eosinophil काउंट आपका एलर्जी में बढ़ता है। तो अगर बच्चे को एलर्जी है, अस्थमा है, कोई हे फीवर है या फिर इस टाइप का कोई चीजें हैं, तो ईस्नोफिल काउंट आपका बढ़ेगा। तो ये 4 पैरामीटर हैं WBC के अंदर जो आपको ध्यान रखने हैं कि न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है तो एक्यूट इन्फेक्शन है, लिम्फोसाइट्स बढ़ रहा है तो क्रोनिक इन्फेक्शन है, आपका ईस्नोफिल बढ़ रहा है तो बच्चे में कोई एलर्जी हो सकती है या कोई एलर्जिक कॉज है या फिर कोई ड्रग इंड्यूस्ड कॉज है। ड्रग अगर रिएक्शन होता है तब भी ईस्नोफिल आपके बढ़ते हैं, या फिर आपका सीजनल आपको साइनसाइटिस बच्चे को या राइनेट आपका रनिंग नोज या ऐसा कुछ है जो एलर्जिक रिएक्शन है, उसमें भी आपके ईस्नोफिल्स बढ़ेंगे। फिर एक बेसोफिल है, बेसोफिल बहुत ही अनकॉमन है, वो हमेशा 0 to 1 के रेंज में रहता है। अगर मोर देन 1 या 2 है तो वो हिमेटोलॉजिकल या फिर कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है, इसको क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बोलते हैं, उसमें बेसोफिल काउंट आपका बढ़ेगा। तो ये 3-4 चीजें हो गई आपकी सीबीसी के अंदर। आपका आरबीसी काउंट, आपका डब्ल्यूबीसी काउंट, इस आपका हीमोग्लोबिन, इसके अलावा आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट आपको किसी भी इन्फेक्शन में, अगर डेंगू है आपको या आपको कोई फीवर वगैरह है, मलेरिया है, तो आपका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। तो प्लेटलेट काउंट का आप डेंगू में, चिकनगुनिया में बिल्कुल एकदम ध्यान रखें कि आपका प्लेटलेट काउंट 1.5 से कम बिल्कुल भी ना हो बच्चे का। तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अगर लेस देन 1.5 lakhs नॉर्मल जो काउंट लेते हैं हम प्लेटलेट का, वो 1.5 lakh to 5 to 6 lakhs लेते हैं बच्चों के लिए। अगर 1.5 से कम आता है तो वो आप दिखाइए डॉक्टर को, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन्फेक्शंस में कम हो जाता है। इसके अलावा अब आपका ये बेसलाइन ट्रीटमेंट हो गया सीबीसी। बेसलाइन के बाद अपन इसी के अंदर एक हिमेटोक्रिट होता है। हिमेटोक्रिट मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब ब्लड हमने सेंट्रीफ्यूज किया और आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इट इज नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम विच इज इंक्रीज्ड इन डेंगू फीवर। तो अगर आपका हिमेटोक्रिट इंक्रीज्ड है या अगर डिक्रीज्ड है तो वो इन्फेक्शन की तरफ वो आपका बराबर आना चाहिए। फिर हम इसी में ईएसआर फीवर पैनल के अंदर हम ईएसआर करते हैं। ईएसआर मतलब सेटलिंग ऑफ आरबीसी। आपका आरबीसी को हमने सेंट्रीफ्यूज करके एक ट्यूब में डाला तो वो कितनी जल्दी सेटल हो गया, उसको हम ईएसआर के थ्रू देखते हैं। दिस इज नोन एज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो जो ईएसआर है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो आपका ईएसआर हमेशा बढ़ेगा। फीवर पैनल में, डेंगू फीवर में आपका ईएसआर बढ़ेगा। आपका कभी भी कोई भी इन्फेक्शन है, अर्थराइटिस है बच्चे को, कोई भी अर्थराइटिस तो बहुत अनकॉमन है, बाकी कोई भी इन्फेक्शन है या माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया है बच्चे को, तो भी अनीमिक कंडीशंस में भी ईएसआर बढ़ता है।
तो ये ESR, तो फीवर पैनल के अंदर हमने सबसे पहले CBC कराया, उसके बाद हमने CBC के पैरामीटर्स देखे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स थे, इसके बाद हमने ESR कराया, ESR के बाद हम यूरिन कराएंगे बच्चे का। यूरिन में अगर यूरिन के अलग अलग 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपी। तो फिजिकल में हम यूरिन का स्मेल देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे कितना आया है, और उसका स्मेल देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, पीएच देखेंगे, और पीएच यूरिन का एसिडिक रहता है, क्लियर रहते हैं यूरिन, अगर पेल है तो जॉइंटिस की तरफ रहेगा, इंडिकेट करेगा, या फिर कोई लीवर इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा। फिर हम फिजिकल कैरेक्टर्स देखने, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। फिजिकल के बाद हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जिसमें हम प्रोटीन, शुगर, बिलीरुबिन, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट और ब्लड, ये 4 केमिकल टेस्ट्स होते हैं जो हम यूरिन में करते हैं। ब्लड आपका बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में ब्लड का प्रेजेंस अगर आपको हिमेचूरिया हो रहा है, दैट इज एन इंडिकेटिव ऑफ इधर आपको ब्लैडर कैंसर है या फिर ऐसे कोई एबनॉर्मेलिटी है जो कि बहुत अनकॉमन है बच्चों में, या तो कैंसर वगैरह ये सब अनकॉमन है। मोस्ट कॉमन कॉज यूटीआई होता है बच्चों में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें हिमेचूरिया मिल सकता है, ब्लड मिल सकता है यूरिन में। प्रोटीन के कॉजेस मोस्ट कॉमनली आपके प्रोटीन यूरिया के कॉजेस हो सकते हैं किडनी डिजीजेस, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रेटिक सिंड्रोम, लेस देन 3 mg/dl है तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम, मोर देन 3 mg/dl है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके अलावा हम बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स देखते हैं जस्ट टू इंश्योर इफ द चाइल्ड इज नॉट हैविंग जॉइंटिस, तो जॉइंटिस के लिए हम वो दोनों टेस्ट देखते हैं। इसके अलावा हम एक टेस्ट देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के लिए, यूरोबिलिनोजन, तो ये सारे हम केमिकल पैरामीटर्स करते हैं यूरिन में। इसके बाद हम माइक्रोस्कोपी देखते हैं। माइक्रोस्कोपी में बेसिकली हम 3 चीजें देखते हैं, एक सेल्स, एक कास्ट, एक क्रिस्टल्स। सेल्स में हम WBC, RBC और हमारे एपिथेलियल सेल्स देखते हैं या फिर फैट सेल्स, और कास्ट में हम देखेंगे या तो ग्रेनुलर कास्ट या हाइलिन कास्ट। तो WBC is increased in infection in the urine. If it is more, WBC count is 10, more than 10, 20, एक फील्ड में अगर आपको 20-30 WBCs मिल रहे हैं, that is an indicative of urinary tract infection. फिर RBC अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब ब्लड में आपके यूरिन है। कभी कभी हमको एकदम ऐसे यूरिन दिखाई नहीं देती है, ऐसा नहीं दिखाई देता, उसका कलर नहीं दिखाई देता कि उसके अंदर ब्लड है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपी में चेक करते हैं तो उसमें RBC रहते हैं। तो हमेशा कलर से हम जज नहीं कर सकते कि उसमें ब्लड है कि नहीं है। तो आपने RBC देख लिया, WBC ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एपिथेलियल सेल्स अगर फीमेल है और उसका शेडिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स है, तो कभी कभी एपिथेलियल सेल्स 2 to 4 नॉर्मल होता है, उससे ज्यादा मिलता है, तो वी शुड रूल आउट द अदर कॉजेज ऑफ UTI। तो ये हो गया। कास्ट एंड क्रिस्टल्स आर, क्रिस्टल्स में मोस्ट कॉमन, अगर कम क्रिस्टल्स हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर मोस्ट कॉमन, बट इट इज अनकॉमन इन किड्स, तो क्रिस्टल्स किड्स में कम मिलते हैं। कास्ट, ग्रेनुलर कास्ट मिल सकता है, तो ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट आपके केमिकल टेस्ट और आपका पस सेल्स और RBCs आपको नहीं मिलने चाहिए यूरिन में, अगर है तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर्स को। तो ये आपका हो गया यूरिन। LFT, RFT इसके अलावा हम करा सकते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम एंजाइम्स देख सकते हैं, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, फीवर बहुत बढ़ गया, और हम जो दवाइयां दे रहे हैं वो कहीं लीवर को ज्यादा इफेक्ट तो नहीं कर रही है, लीवर की एंजाइम्स तो नहीं बढ़ गई हैं, तो वो हम LFT के थ्रू देखते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है SGOT एंड SGPT, जॉइंटिस में भी वो इंक्रीज होते हैं, तो हमको उसका ध्यान रखना है, SGOT, SGPT हमारी रेंज में रहे।
इसके अलावा और पैरामीटर्स होते हैं, बिलीरुबिन भी होता है, तो वो सब हमको ध्यान रखना है, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। तो इसके बाद LFT, KFT अनकॉमन है बच्चे में, किडनी फंक्शन डिजीज। आपको अगर बोल रहा है कोई अगर KFT कराने के लिए, क्रिएट वगैरह, डिहाइड्रेशन में क्रिएट कभी कभी बढ़ जाता है, तो उसके लिए आप करा सकते हैं KFT। बाकी KFT इज अनकॉमन। इसके अलावा हम ब्लड कल्चर करा सकते हैं, और एक टेस्ट होता है CRP। CRP is an indicative of infection. C reactive protein, C reactive protein एक प्रोटीन है जो बॉडी में तब इंक्रीज होता है जब बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं। तो कभी भी एक्यूट इन्फेक्शन हो या समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को फीवर हो रहा है, कॉज नहीं समझ में आ रहा, मलेरिया भी करा लिया, विडाल भी करा लिया, सब करा लिया, सब नेगेटिव आ रहा है, तो आपको एक बार CRP चेक करा के देखना चाहिए कि एक्यूट इन्फेक्शन तो नहीं है। तो फिर एक्यूट इन्फेक्शन के कॉजेज में जाना चाहिए, फीवर के कॉजेज में और एक्यूट इन्फेक्शंस। तो एक्यूट इन्फेक्शंस और ESR इज डिफरेंट। ESR भी इन्फेक्शन में बढ़ता है, बट एक्यूट इन्फेक्शंस में CRP हमको कराना चाहिए। तो लेस देन 10, अगर नॉर्मल रेंज लेस देन 10 होती है, कई लोग अलग अलग रेंज भी देते हैं, बट एक बेसिक रेफरेंस जो रेंज होती है आपको लेस देन 6 to 10 आपको मिलनी चाहिए। तो इस रेंज में आपका CRP कम होना चाहिए, कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या ये आपका एक्यूट इन्फेक्शन है। तो आपको रिपोर्ट भी एक दूसरे से कोरिलेट करनी चाहिए कि आपका न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ रहा है, आपका UTI में भी आपको WBC काउंट मिल रहे हैं, आपको पस सेल्स मिल रहे हैं, WBC काउंट हाई है, आपका UTI में भी आपका इन्फेक्शन शो कर रहा है, आपका न्यूट्रोफिल काउंट भी बढ़ रहा है, आपका CRP भी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई एक्यूट इन्फेक्शन है। फिर हम अब एक कैटेगराइज हो गया है अब लैब्स में कि एक फीवर पैनल होता है। अगर आप फीवर पैनल करा रहे हो तो आपके 5 चीजें होती हैं उसके अंदर। एक 3 का फीवर पैनल होता है और एक 5 का फीवर पैनल होता है। 3 में हम CBC करते हैं, विडाल, मलेरिया, ये कॉमन होते हैं क्योंकि फीवर में बच्चों में। और 5 का अगर आप करा रहे हो तो उसमें विडाल टेस्ट, विडाल करते हैं टाइफॉइड के लिए। टाइफॉइड में बच्चे को हमको फीवर का बहुत ध्यान रखना है। इसमें जो फीवर होता है वो डायर्नल वेरिएशन में आता है, मतलब सुबह फीवर नहीं आएगा, शाम को फीवर, इसको फीवर स्पाइक्स बोलते हैं। तो GI इन्फेक्शंस की वजह से ये आपका बाहर के खाने की वजह से या वाटर कंटेमिनेशन की वजह से आपको टाइफॉइड हो जाता है बच्चे को। उसके लिए हम 2 टेस्ट करते हैं, एक विडाल टेस्ट और एक टाइफीडॉट। तो विडाल टेस्ट में हम जो इसका रीजन होता है वो सैल्मोनेला टाइफी होता है और पैराटाइफी होता है। तो सैल्मोनेला टाइफी O और H एंटीजन लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन होता है बच्चे में। पैराटाइफी इज अनकॉमन फॉर किड्स। तो पैराटाइफी AH और OH मतलब कम आता है पॉजिटिव, लेकिन इसमें भी हमको विडाल के टाइटर्स देखने चाहिए। जैसे कि O और H अगर 1:40 आया है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो फॉल्स पॉजिटिव भी देता है कभी कभी। मान लीजिए कि आपको वायरल फीवर है, आपको डेंगू है और आप साथ साथ विडाल भी करा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो ये आपका जो NS ये विडाल टेस्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव दिखाए, 1:40 दिखाए। इसीलिए जो रेफरेंस गाइड्स हैं उसमें बोला गया है कि अगर आपका जो विडाल है वो 1:60 या 1:80 से ऊपर होता है टाइटर, तो आप उसे कंसीडर करें विडाल। अदरवाइज नॉर्मल वायरल फीवर में या फिर आपका कोई और फीवर है, चिकनगुनिया, डेंगू में भी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आता है, तो फिर आपको कंफर्म कराना चाहिए। IgG, IgM या टाइफीडॉट अदर टेस्ट से आपको कंफर्म कराना चाहिए जब आपका अगर विडाल टेस्ट 1:40 आ रहा है, क्योंकि वो कंफर्मेशन नहीं हुआ। 1:80 में कंफर्मेशन होता है टाइटर में विडाल का। तो जब आपका एक टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको अदर टेस्ट करा के एक बार कंफर्मेशन लेनी चाहिए कि इधर इट इज पॉजिटिव और इट इज फॉल्स पॉजिटिव। तो आपका ये एक विडाल इम्पोर्टेंट है।
अभी विडाल के बहुत सारे केसेस आए थे इस बार। तो डेंगू, विडाल, चिकनगुनिया नागपुर साइड बहुत कॉमन था इस बार। बच्चे को जॉइंट पेन की शिकायत होगी। तो बच्चे को फीवर रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, बहुत वीकनेस रहेगी, लेथार्जिक रहेगा, बच्चा उतना खेल नहीं पाएगा, बार बार बैठ जाएगा। तो ये चिकनगुनिया में भी अपन आईजीजी आईजीएम करके जो एंटीजेंस होते हैं वो करते हैं। डेंगू में हम कार्ड टेस्ट भी करते हैं और एलाइजा भी करते हैं। तो डेंगू में जो कार्ड टेस्ट होते हैं, अगर वो पॉजिटिव आया है, मान लीजिए आपका 3 एंटीजन होते हैं, NS1, आईजीजी और आईजीएम। सबसे फर्स्ट 1-2 वीक्स में फर्स्ट वीक में आपका NS1 पॉजिटिव आएगा, सेकेंड वीक में आपका आईजीजी पॉजिटिव आएगा, सेकेंड टू थर्ड वीक में, और उसके बाद आपका आईजीएम पॉजिटिव आता है। तो अगर आपका NS1 पॉजिटिव है तो मतलब आपका कम अभी अभी स्टार्ट हुआ है आपको। अगर आपका आईजीजी है मतलब 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं आपको। और अगर आपका आईजीएम आ रहा है, इसका मतलब आपको काफी दिन हो गए हैं कि आपको। उसके बाद आपको अगर कंफर्मेशन है तो आपको इसके बाद एलाइजा से आप कंफर्म करा सकते हैं। कभी कभी NS1 रिएक्टिव फॉल्स पॉजिटिव भी देता है कुछ कार्ड्स में। तो आपको बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए और एक सेकेंड टेस्ट जरूर कराना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। इसके बाद टीबी सीजनल वेरिएशन में नहीं आता, लेकिन बच्चों में काफी कॉमन है। तो टीबी में वेट लॉस, फीवर, और इसमें भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चों में, जो बच्चे वीक हैं उनमें ज्यादा होता है। तो इसके लिए टीबी में ESR आपका इंक्रीज होगा, प्लस आपको टीबी के लिए ये लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होंगे। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा रेस्पिरेटरी स्टूल एग्जामिनेशंस करा सकते हैं। GI इन्फेक्शंस में हम बच्चों का स्टूल एग्जामिनेशन भी करते हैं कि बच्चे को किस तरीके का मतलब स्टूल हो रहा है। तो हम उसमें देखते हैं कि बच्चे में कीड़े तो नहीं है, या ब्लड तो नहीं आ रहा उसके स्टूल्स में। ये उसके केमिकल टेस्ट होते हैं जैसे यूरिन के होते हैं, और उसके हम माइक्रोस्कोपी में भी देखते हैं कि उसमें कीड़े तो नहीं है, बच्चा कितने बार जा रहा है और कितना फ्रीक्वेंसी है उसका, उसका स्टूल का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो ये सब देखते हैं। ये कॉमन टेस्ट है जो हमें बच्चों में कराना चाहिए। इसके अलावा हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। और जब भी कोई ऐसा ज्यादा बच्चों में फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार ज्यादा दिन तक रहे, पहले तो ज्यादा फीवर रहे तो आप पैरासीटामोल उनको दें। और अगर 1-2 दिन में वो ठीक नहीं हो रहा है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कंटिन्यूअसली, अगर GI है, अगर वॉमिटिंग उसको कंटिन्यूअसली हो रही है, नोजिया हो रही है, बच्चा छोटा है, नहीं बता पा रहा है कुछ, उसको सिम्टम नहीं, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आप बिल्कुल अपने मन से कोई भी दवाई उसको नहीं दें, आप प्रॉपर चेकअप कराएं उसका, एक CBC कराएं। जैसे जैसा उसको सिम्टम है उस हिसाब से आप उसके टेस्ट कराएं। अगर उनको इन्फेक्शन है तो आप CRP कराएं, CBC कराएं। अगर उसको आपको लग रहा है कि निमोनिया या ऐसा कुछ हो गया, आप MD मेडिसिन को दिखाएं, प्रॉपर उनका एक्सरे कराएं, CT कराएं। अगर इन्फ्लुएंजा है बच्चे को तो उसमें अपन और भी टेस्ट कराते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराते हैं, और ये कुछ अलग अलग टेस्ट है वो कराते हैं। तो कुछ ईयर इन्फेक्शन है, बच्चे को कान में दर्द है, बहुत दिनों से है, समझ में नहीं आ रहा कैसे है, तो आप उसका भी CT कराइए, ऑटोस्कोपी से किसी प्रॉपर ENT स्पेशलिस्ट को दिखाइए, और उसके लिए आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए, और जैसे जैसे डॉक्टर बोले आप उसको फॉलो करिए। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स देखिए। और बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनको जो एल्बेंडाजोल का जो प्रॉपर डोज होता है वो जरूर उनको प्रॉपर दें, जो डोज होता है जिसकी वजह से उनके पेट में कीड़े नहीं पड़ते, तो उसका भी आप ध्यान रखें। तो ये सीजनल वेरिएशंस में जो सर्दी, खांसी, बुखार, इसको आप बिल्कुल लाइटली नहीं लें क्योंकि ये बढ़ सकता है। कभी कभी बहुत दिनों तक खांसी होती है, हम ध्यान नहीं देते, नॉर्मल सोर थ्रोट था, नॉर्मल था, हमने प्रॉपर टेस्ट नहीं कराया, मालूम पड़ा बच्चे को TB है, हम प्रॉपर उसको देख नहीं पाए,
तो आप एकदम उसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट कराएं, एक अच्छे फिजिशियन को दिखाइए, एमडी मेडिसिन को दिखाइए, उसके प्रॉपर टेस्ट करिए, और बेसिक टेस्ट आप जरूर करें, चाहे कैसा भी, मतलब फीवर आया 3 दिन से ऊपर आ रहा है तो आप उसके बिल्कुल बेसलाइन टेस्ट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अवनी, आपने एक लेमैन के लिए काफी सारी चीजें बताई। हालांकि कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमको नहीं समझ में आई होगी बहुत लोगों को, बट एक कॉमन मैन को कि सिम्टम्स आधारित जो बीमारियां होती हैं उसमें किस प्रकार के लगातार फीवर रह रहा है, तो यूटीआई हो सकता है, जीआई डिस्टरबेंस हो सकता है, इन सारी चीजों को लेकर के। तो अब इस सेशन को हम ओपन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, 2-4 क्वेश्चंस ही हम लेंगे। तो डॉक्टर लक्ष्मण ने अपना हैंड रेज किया है, मैं पहले इसको अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल गौर जी, आईटी सेल से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक रिक्वेस्ट है हमारी, जो भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से हमारा आग्रह है कि अपने थोड़े से ब्रीफ में कॉन्टेक्ट डिटेल्स और अपने बारे में थोड़ा सा कि आप कहाँ से हैं वो दे दीजिए, ताकि हम अपनी ऑफिशियल लिस्ट में आपको ऐड कर सकें। थैंक यू अनिल जी। डॉक्टर लक्ष्मण ने हैंड रेज किया है। जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं वो चाहे तो चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दें, या मेरा नंबर डाला है अनिल जी ने, उस पर भी मुझे अपना नंबर डाल देंगे तो हम आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। डॉक्टर लक्ष्मण अपना प्रश्न रखें। नमस्ते मैडम, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा नमस्ते स्टेट। सर। नमस्ते बहुत नमस्ते। अच्छा था, वेरी नाइस टू थैंक हैव यू। डिस्क्राइब। मैडम ये मेरा क्वेश्चन है, हमारा हाँ कोविड जी। पीरियड में देखा है कोई एसिम्प्टोमिक पेशेंट है, द चिल्ड्रन आर फेसिंग नो प्रॉब्लम्स, बट व्हेन ही इज अंडर द टेस्ट, एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट, it is found that he is antigen positive. There is no suffix, no towels, nothing is there. So how it is? No less immunity. Everything is going on. And another, in some normal case, a normal child, every test is normal, but his growth is not growing accordingly. Is there any system to test normal children for how many days after 10 years, 15 years? Is there any, madam, please? अच्छा, कोविड में आपने देखा, कोविड के लिए पूछ रहे हैं आप? मैडम ये बात तो You are asking about COVID positive and the patient is healthy, and since it is COVID positive, why it is healthy, like that you are asking? I'm not getting your question. ये saying कि एंटीजन टेस्ट जो थे बाहर से Okay, हेल्दी दिख रहे RT-PCR? थे, हाँ बाहर से हेल्दी Okay, दिख रहा था पेशेंट, बट एंटीजन टेस्ट कराने में पॉजिटिव आ रहा था जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव तो थे, आप कोविड पॉजिटिव थे, बट योर इम्यूनिटी इज सो वेल दैट यू आर ओवरकमिंग दैट प्रॉपर वायरस, एंड इट इज नॉट शोइंग एनी सिम्टम्स ऑन यू। सो इसके बाद मैंने आपको एक टेस्ट बताया था, सीआरपी का टेस्ट, और उसमें एक कॉमन टेस्ट होता था एलडीएच का, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस वाला टेस्ट। तो वो अगर आपका सीआरपी नहीं बढ़ रहा है, सिंस योर सीआरपी इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, you are not getting any infections, means your immunity are so well that you are overcoming that proper virus. So you should take healthy diet, and जो जितने भी यंग एडल्ट्स थे, जो कि आई वॉज ऑल्सो कोविड पॉजिटिव दैट टाइम, बट माई CRP वॉज नॉर्मल and I was also asymptomatic, but I was positive since I was working in the COVID ward. So I became positive that time, but I was also not having any symptoms. So that was my immunity. I was having good immunity. I was having good diet, and I was not having any symptom that time. So I think that was because of the immunity that you overcome that virus properly. And since if you are immunocompromised, you are having some respiratory infections, you are having some other infections like sinusitis or some asthma or some cardiac problems, especially the old persons who are having cardiac problems, who are already immunocompromised, they are very prone for this coronavirus.
So this virus affect more to them. जी, और किसी के प्रश्न हैं? हमारे साथ आज प्रयागराज से सुषमा जी जुड़ी हुई है, संभवतः पहली बार CWC में है। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा जी तक मेरी आवाज जा रही है? सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार जुड़ी हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और कोई प्रश्न हम ले सकते हैं? अभी हमारे पास समय है 10 मिनट का। दया मैडम जुड़े थे, चले गए क्या? जी, दया गर्ग जी जुड़ी हुई हैं। मैडम, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ सर। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर टेस्ट एडवाइस कर देते हैं, पैथोलॉजी में टाइम लगता है टेस्ट का रिजल्ट आने में, इन बिटवीन क्या करें? जो गैप इन डॉक्टर, अच्छा, डिपेंड करता है आपको क्या सिम्टम है। सीवियर सिम्टम है तो आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमको ओरल रिपोर्ट दे दें, या डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर लें, क्योंकि आजकल ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं कि हम मतलब रिपोर्ट जल्दी मशीन में ही नहीं आ रही। आप समझ लीजिए हमारे पास रिपोर्ट आई, फिर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर वो मशीन में गई, उसने ऑलरेडी 2 घंटे लगा दिए, फिर मैंने उसको क्रॉस चेक किया, फिर वो वापस से आईटी में गई, फिर आपको रिपोर्ट मिली, तो उसमें 2 दिन लग जाता है। तो उस कंडीशन में आप एक तो आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो सैंपल है वो जल्दी प्रोसेस करें किसी पैथोलॉजिस्ट से, या मतलब आपका सैंपल जल्दी प्रोसेस करें अगर बहुत ज्यादा हैवी सिम्टम्स हैं और आप मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। और दूसरा, इन बिटवीन आप डॉक्टर से उस टाइम तक के लिए, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। मतलब उसको ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया कि 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी तभी हम ट्रीटमेंट लेंगे, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर लक्ष्मण ने फिर से हैंड रेज किया है। डॉक्टर लक्ष्मण। मैडम, जी। तो कोई एलर्जी चाइल्ड को, बच्चा को देखा है, उसका सर्दी खांसी सारा साल लगातार है, उसको कोई मेडिसिन से इवन एंटीबायोटिक्स इज एडमिनिस्टर्ड, बट देयर इज नो permanent restoration. Sometimes he is given the injection like the immunoglobulin E. I have seen. Okay. So You what is the reason? should take a proper consideration of the allergy. There are so much variety in allergy. The doctor immunoglobulin E had a wide variety जिसमें कि आपका IgE लेवल बढ़ेगा। There are means I think 10 to 15 diseases are there, जो एलर्जिक कंडीशंस की डिजीजेस हैं, जिसमें बच्चों की 10 अलग हैं। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर डिजीज की डायग्नोसिस पर पहुंचना पड़ेगा। यू हैव टू कम दैट इन द प्रॉपर डायग्नोसिस व्हाट योर चाइल्ड इज गोइंग टू मींस व्हाट ही इज सफरिंग फ्रॉम, or allergy is not having proper, allergic conditions is not having proper treatment other than corticosteroids or the allergic medicines. तो इसका कोई आपको प्रॉपर डायग्नोसिस, एक्सरे, सीटी स्कैन एंड प्रॉपर जो एमडी मेडिसिन के थ्रू जो जितने भी एलर्जिक के आपके प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी आपके कहना चाहिए इसके जितनी भी ये जितनी भी पैरामीटर्स हैं जिससे हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन से टाइप की एलर्जी, विच टाइप ऑफ एलर्जी your child is having, then you have to go through all those tests, तब जाके वो डायग्नोज होगा, because there are a wide variety of allergy. It is very difficult to tell which type of allergy your child is having. एक एलर्जी टेस्ट होता है, उसमें ये पता चल जाता है, we come to know that